हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीसी थर्ड ईयर का टॉपिक डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन लेंगे और उसके बाद में हम एनालिटिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन यानी सम्मिश्र फलनों की अवकलनीयता के बारे में बात करते हैं कि सम्मिश्र फलनों की अवकलनीयता क्या होती है। तो माना एफ जेड इक्वल टू डब्ल्यू, यानी ये कोई भी आपके कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड। ये कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है किसी डोमेन डी में जेड नोड पर अवकलनीय या डिफरेंशिएबल कहलाएगा। यदि जेड नॉट और जेड डेल जेड टेंस टू 0 पर लिमिट z टेंस टू z0 एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन z माइनस जेड, ये आपके पर ये लिमिट का मान यूनिक हो या अद्वितीय प्राप्त हो। अलग अलग पाथ के लिए, यानी इनके अलग अलग पाथ के लिए ये कांस्टेंट हो। लिमिट ऑफ जेड टेंस टू 0 एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट जेड माइनस जेड कांस्टेंट हो तो ये डिफरेंशिएबल कहलाएगा, यानी डिफरेंशिएबल है। इसको मैं अलग फॉर्मूले से, इसको मैं एफ नोटेशन देंगे तो एफ जेड डैश से लिखेंगे, या मैं इसको डी एफ जेड भी लिख सकते हैं, या इसको डी डब्ल्यू बाई डी जेड भी लिखते हैं। तो इसके नोटेशन, ये इसके नोटेशन है, किसी से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ये तो आपके फर्स्ट जो रहेगा आपके ये फॉर्मूला रहेगा। सेकंड, इसको ऐसा भी लगा सकते हैं एफ जेड इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल जेड टेंस टू 0 एफ जेड नॉट डेल जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन डेल जेड। चाहे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या चाहे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इनका अलग अलग पाथ के लिए, अगर अलग अलग पाथ लूँ उनके लिए अगर इनकी वैल्यू कांस्टेंट आए तो ये आपके जो फलन W इक्वल टू एफ जेड होगा वो डी डोमेन में जेड नोट पर अवकलनीय कहलाएगा। हम एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, यदि एफ जेड इक्वल टू जेड टू द पावर एन, एन एक धनात्मक पूर्णांक है यानी एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर नंबर, देन प्रूव दैट एफ जेड इज ए डिफरेंशिएबल एट एवरीवेयर। तो अब देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लिमिट लगाएंगे, एफ डैश जेड लिखते हैं, तो यहाँ पे लिमिट ऑफ जेड टेंस टू एवरीवेयर की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप ये ले सकते हो जेड टेंस टू, ये डेल जेड टेंस टू 0, और फिर लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एफ, यहाँ पे जेड प्लस, क्योंकि यहाँ पे कोई बिंदु पे हमें जेड नॉट नहीं दे रखा है, यहाँ शर्त सिद्ध करना है। अगर कोई बिंदु जेड दे रखा था भाई आइटा पे चेक करो तो हम यहाँ आइटा रखते हैं, मगर यहाँ शर्त चेक करना इसलिए जेड ही रखेंगे और यहाँ रखेंगे डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड। ये लिमिट हम अप्लाई करेंगे जो फॉर्मूला पहले हमने लिखा है था वो। अब यहाँ पे लिमिट ऑफ ये डेल जेड टेंस टू 0, ये हो जाएगा, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो z प्लस डेल z टू द पावर n माइनस z टू द पावर n अपॉन
डेल जेड, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ डेल जेड टेंस टू 0, ये हो जाएगा z टू दी पावर n। इसमें बाइनरी थ्योरम से हम इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो z टू दी पावर n प्लस n z टू दी पावर n माइनस 1 डेल जेड प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा z टू दी पावर n माइनस 2 डेल जेड स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट लास्ट में आएगा डेल जेड n और माइनस का z टू दी पावर n होल अपॉन डेल जेड। ये z टू दी पावर n से तो ये z टू दी पावर n कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें से मैं डेल जेड कॉमन ले लेता हूँ, लिमिट ऑफ डेल जेड टेंस टू 0, डेल जेड मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया आपके n z टू दी पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 बाई 2 z टू दी पावर n माइनस 2 और डेल जेड एक बाहर चला गया, डॉट डॉट यहाँ हो जाएगा z टू दी पावर n माइनस 1 और अपॉन डेल जेड। ये डेल जेड से ये डेल जेड कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ तो यहाँ डेल जेड ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, जहाँ जहाँ डेल जेड है वहाँ जीरो हो जाएगा। तो जो अपना जो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा n z टू दी पावर n माइनस 1, जो कि आपके यूनिक है, अद्वितीय मान है। अतः सो एफ z इक्वल टू z टू दी पावर n इज डिफरेंशिएबल एट एवरीवेयर। ये हमने सिद्ध किया कि ये जो फॉलन एफ जेड इक्वल टू जेड है वो जेड टू द पावर एन है, वो हर जगह यानी शर्त अवकलनीय है। अब आपके सेकंड क्वेश्चन है एफ जेड इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 वाई वाई माइनस आइटा एक्स एक्स टू द पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर जेड नॉट इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 पे आपके 0 है और हमें एफ जेड को z इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है ये सिद्ध करना है कि ये z इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है, यानी z नॉट यहाँ पे आपको z नॉट दे रखा है 0। तो हम अवकलनीय सिद्ध करने के लिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला होता है एफ जेड इक्वल टू, अब की बार यहाँ पे z नॉट है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, लिमिट ऑफ z टेंस टू z नॉट यानी z टेंस टू z नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड 0 अपॉन z माइनस z नॉट, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ z नॉट है 0 एफ जेड ये आ जाएगा आपके एफ जेड एक्स क्यूब वाई माइनस आइटा एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का एफ जेड नॉट पे अगर वैल्यू है 0 तो ये तो आ जाएगा 0 अपॉन z माइनस 0, ये मैंने इसमें वैल्यू पुट की। तो अब z हम जानते हैं कि जो z है ना z इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई होता है तो यहाँ पे रख देंगे। तो इस प्रकार से आपके लिमिट ऑफ z टेंस टू 0 ये x टू द पावर 3 वाई माइनस आयटा एक्स अपॉन ये x टू द पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर और इसके पास में ये z की वैल्यू x प्लस आयटा y आएगा। अब मैं क्या करता हूँ इसमें से आयटा कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा आपकी लिमिट ऑफ z टेंस टू 0, ये आयटा मैंने कॉमन लिया तो x क्यूब y और यहाँ पे मैंने आयटा कॉमन ले लिया तो ये x माइनस y अपॉन आयटा हो जाएगा अपॉन x टू द पावर 6 y स्क्वायर x प्लस आयटा y हो जाएगा। यहाँ मैं क्या करता हूँ आयटा से ऊपर और आयटा से नीचे गुणा कर दूंगा जिससे ये नीचे आयटा स्क्वायर का वो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपकी लिमिट ऑफ z टेंस टू 0 आयटा x क्यूब y ये x प्लस आयटा y हो जाएगा अपॉन x टू द पावर 6 प्लस y स्क्वायर x प्लस आयटा y, ये वाला कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास में ये एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट ऑफ z टेंस टू 0 आयटा x क्यूब y अपॉन x की पावर 6 प्लस y स्क्वायर और बस यही है, इतना ही है। तो अब आपको अलग अलग पाथ पे इसकी वैल्यू निकालनी है जो यूनिक नहीं आनी चाहिए, अगर यूनिक आ गई तो वो तो अवकलनीय हो जाएगा
और यूनिक नहीं आनी चाहिए, तो मैं अलोंग एक्स एक्सिस, अगर अलोंग एक्स एक्सिस की बात करूंगा उस कंडीशन में मेरा जो लिमिट बनेगी वो x टेंस टू 0 आयोटा और y की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि x लेंगे तो y 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो आपके 0 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 0, यानी ये पूरा ही 0 हो जाएगा, इसका मान आपके 0 आ जाएगा। और अलोंग y एक्सिस अगर निकालते हैं तो ये x को मैं 0 रखूंगा, उस कंडीशन में भी लिमिट y टेंस टू 0 आयोटा, अब मैं x को 0 रखूंगा यहाँ पे, तो ये तो 0y और नीचे आपके एक्स क्यूब प्लस 0 आएगा, ये x का मान 0 आएगा और y स्क्वायर आ जाएगा। फिर भी ये 0 होने के कारण ये तो 0 आ गया, तो ये तो यूनिक आ रहा है, मतलब x एक्स के अलोंग और y एक्स के अलोंग तो आपकी 0 0, इसका मतलब ये लिमिट से हमारी, इसका मतलब ये तो आउटलाइन तो प्रूव कर रहा है। तो हमें तो ऐसा कोई पाथ चुनो जो इससे डिफरेंट वैल्यू आए, यानी 0 नहीं आए। तो आपको ऐसा चुनना जैसे यहाँ x की पावर 6 है और यहाँ y स्क्वायर है, तो मैं यहाँ y की वैल्यू ऐसा पाथ लूँ कि यहाँ से मेरा y ये x की पावर 6 कॉमन आ जाए, तो मैं y की जगह अगर एक्स क्यूब रख देता हूँ तो यहाँ पे एक्स क्यूब रख दी, ये एक्स की पावर 6 हो जाएगा, वो कॉमन लेके मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। तो अलोंग y इक्वल टू एक्स क्यूब ले रहा हूँ, तो उस कंडीशन में लिमिट x टेंस टू 0 और ये आपके एफ डैश जेड आ रहा है यहाँ पे एफ डैश जेड, और ये एफ डैश जेड की वैल्यू आ रही है, यानी यहाँ तो इक्वल आ रही है एफ डैश जेड की, मगर यहाँ देख रहे हैं क्या आएगी, ये यहाँ पे तो आयोटा एक्स की पावर 6 और इंटू यहाँ वाई की जगह हम एक्स क्यू ये 6 रखें, ये क्यू सॉरी यहाँ पे क्यूब है और यहाँ वाई की जगह भी एक्स क्यूब आ जाएगा अपॉन यहाँ पे x की पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर है, वहां पे रखेंगे एक्स क्यूब होल स्क्वायर। तो यहां से तो ये हो जाएगा आपके एफ डैश जेड इक्वल टू आयोटा एक्स की पावर 6 अपॉन नीचे हो जाएगा एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 6, तो ये मिलके हो जाएगा एफ डैश जेड, यहाँ लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये एफ डैश जेड है, तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 आयोटा x टू द पावर 6, ये 2x टू द पावर 6 ये कैंसिल हो गया, ये और ये जुड़ के 2x6 ये कैंसिल हो गया, तो लिमिट की वैल्यू आई ये आयोटा बाई 2, यानी यहाँ लिमिट आयोटा बाई 2 आ रही है और ये 0 0 आ रही है, ये डिफरेंट वैल्यू आ रही है। वैल्यू ऑफ एफ डैश जेड इज different from different path, so f dash is not differentiable at z equal to 0। तो ये आपने प्रूफ हो गया भाई कि z इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है एनालिटिक और होलोमॉर्फिक और रेगुलर फंक्शन, ये एक ही नाम है, विश्लेषी फलन अपना टॉपिक है, विश्लेषी फलन जिसके अलग अलग नाम है एनालिटिक फंक्शन, होलोमॉर्फिक और या रेगुलर फंक्शन। अब हम पहले बात करेंगे कि एनालिटिक फंक्शन है क्या, यानी विश्लेषी फलन है क्या। तो अभी हमने बात की थी कि कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी वाई वी एक्स वाई, ये आपके डब्ल्यू एफ जेड है, यानी यू एक्स वाई आयोटा वी एक्स वाई, ये कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा यदि ये किसी प्रांत D में ये फंक्शन परिभाषित हो तथा D के किसी बिंदु Z नॉट पर अगर ये अवकलनीय हो, Z नॉट पर अवकलनीय हो, तो Z नॉट पर अवकलनीय हो तो
एफ जेड यानी W इक्वल टू एफ जेड, जेड नॉट के प्रतिवेश में भी अवकलनीय होगा, तो ये फंक्शन W इक्वल टू एफ जेड विश्लेषी फलन कहलाएगा, एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात कर देता हूं कि मान लीजिए ये कोई भी डी है और इस डी में ये W एफ जेड कोई भी फंक्शन है जो किसी बिंदु पे यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर पहले तो ये परिभाषित है और इसके प्रत्येक बिंदु पर अगर ये अवकलनीय है, मान लीजिए ये जेड नॉट पर अवकलनीय है, ये फंक्शन अगर जेड नॉट पर अवकलनीय है तो इसके प्रतिवेश इसके नेबरहुड पॉइंट पर भी ये फंक्शन W इक्वल टू एफ जेड अगर ये डिफरेंशिएबल होगा तो हम इस जो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन W इक्वल टू एफ जेड को एनालिटिक फंक्शन कहेंगे। तो कंडीशन ये है कि ये जेड नॉट पर अवकलनीय है तो इसके नेबरहुड पर भी ये W इक्वल टू एफ जेड होगा, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर नेबरहुड पे वो डिफरेंशिएबल है इसका मतलब ये W इक्वल टू एफ जेड क्या है, आपके विश्लेषी फलन है यानी एनालिटिक फंक्शन है। और एनालिटिक फंक्शन का दूसरा नाम होलोमॉर्फिक है और या रेगुलर फंक्शन है। अब हम बात करेंगे कि एनालिटिक फंक्शन के लिए कंडीशन आपके आवश्यक विश्लेषिक फलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध यानी नेसेसरी कंडीशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है कि यदि आपके W इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई, ये आपकी एनालिटिक फंक्शन होने के लिए कंडीशन है कि इसको कॉची समीकरण को संतुष्ट करना है। इस कॉम्प्लेक्स यानी W इक्वल टू एफ जेड यदि U तथा V के लिए कॉची रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करना चाहिए। आवश्यक प्रतिबंध है ये आपके किसी भी विश्लेषी फलन होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि इस W इक्वल टू एफ जेड को U और V के लिए कॉची रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करना है। तो अब कॉची रीमान समीकरण क्या होता है वो हम बात करते हैं। ये कॉची रीमान इक्वेशन वो आपकी U और V के लिए है कि अगर मैं डेल U अपॉन डेल एक्स करूं तो डेल V अपॉन डेल वाई, ये अगर इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें तो V के y के सापेक्ष इक्वेशन बराबर आना चाहिए, तथा डेल U अपॉन डेल y का जो आंशिक अवकलन है वो आपकी डेल V अपॉन डेल x की नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को हम कॉची रीमान इक्वेशन कहते हैं, जिसे शॉर्ट में हम CR इक्वेशन भी कहते हैं। CR इक्वेशन, मगर ये सफिशिएंट नहीं है, ये ओनली फॉर नेसेसरी है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है कि अगर रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है तो वो फलन है जो आपकी विश्लेषी फलन हो गया, ये जरूरी नहीं है। एनालिटिक फंक्शन होने के लिए ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, ये ओनली फॉर नेसेसरी कंडीशन है। सफिशिएंट कंडीशन की बात कर लेते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। W इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई के विश्लेषी फलन होने की पर्याप्त
पर्याप्त शर्त यानी आपकी सफिशिएंट कंडीशन फॉर W इक्वल टू एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन तो क्या कंडीशन है ये हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इसके आपकी W इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयटा वी एक्स वाई के विश्लेषी फलन होने की सफिशिएंट कंडीशन है कि u व v के प्रथम कोटि के आंशिक अवकलन डोमेन D में सतत हो तथा u व v कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हो। ये पर्याप्त कंडीशन है कि पहला तो उनको यहाँ पे ये कंडीशन ये थी u और v अगर इसके प्रथम कोटि के आंशिक अवकलन D में सतत होंगे और u और v इसको रीमान समीकरण को संतुष्ट करेंगे तो ये डेफिनेटली आपकी क्या हो गया ये जो कॉम्प्लेक्स फलन है वो आपकी एनालिटिक फंक्शन हो गया, ये नहीं विश्लेषी फलन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देर का है यहाँ पे सो दैट द फंक्शंस एफ जेड इक्वल टू रूट ऑफ मोड ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाई द कॉची रीमान इक्वेशन। यानी आपको पहले तो ये सिद्ध करना है कि ये जो आपके कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ये आपके कॉची रीमान समीकरण को सेटिस्फाई करता है, बट एट ओरिजिन पे ये कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, बट इज नॉट एनालिटिक फंक्शन एट ओरिजिन पे ये एनालिटिक फंक्शन नहीं है, वो आपको प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको ये सेटिस्फाई कराता हूँ कि कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। तो कॉची रीमान समीकरण क्या होता है, कॉची रीमान समीकरण के लिए हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और तथा आपके डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये तो आपके कॉची रीमान इक्वेशन है। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं, डेल यू अपॉन डेल एक्स की बात करूंगा तो लिमिट ऑफ एट ओरिजिन पे बात करूंगा तो लिमिट होगी एक्स टेंस टू 0। उस कंडीशन में मेरा डेल यू निकाल रहा हूं तो ये तो आएगा यू एक्स और वाई रहेगा 0 क्योंकि ओरिजिन पे वाई इक्वल टू 0 और माइनस ओरिजिन पे 0 अपॉन एक्स माइनस 0। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फंक्शन की एफ जेड की। तो एफ जेड इक्वल टू ये आपकी मोड ऑफ एक्स वाई है, इसको कंपेयर करते हैं आपकी एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयटा वी एक्स वाई से। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ही नहीं, तो आपके यहाँ पे यू एक्स वाई तो आ गया मोड ऑफ एक्स वाई और आपके वी एक्स वाई आ गया आपकी 0। तो यहाँ पे यू एक्स वाई इसके अंदर में अगर यहाँ पे फलन का मान रखूं तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 यू एक्स वाई, यानी एक्स की जगह तो एक्स ही रखेंगे, वाई की जगह 0 रखेंगे तो ये तो आ जाएगा आपकी रूट ऑफ मोड ऑफ एक्स इंटू 0 और माइनस यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा और x माइनस 0। तो इस प्रकार से आपके रिजल्ट मिला ये तो ऊपर 0 ही आएगा तो 0 आ गया। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं डेल v अपॉन डेल y की बात करूंगा तो लिमिट ऑफ y टेंस टू 0 और यहाँ आएगा v x को जगह तो ये y टेंस टू 0 तो x की जगह तो 0 और y की जगह y रहेगा माइनस v एट ओरिजिन पे 0 रहेगा
अपॉन यहाँ पे y माइनस 0। तो अगर यहाँ तो v तो ऑलरेडी खुद भी 0 है, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो इसमें आपके लिमिट ऑफ y टेंड्स टू 0, ये तो 0 माइनस 0 अपॉन y आएगा, इसका मतलब ये भी 0 आ गया। इसका मतलब ये कॉची रीमान समीकरण डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई ये तो इक्वल आ रहा है, कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। पहली कंडीशन तो आपकी प्रूफ हो गई, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, ये आपके पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड कंडीशन में मैं निकालता हूं डेल यू अपॉन डेल वाई निकालता हूं, तो लिमिट ऑफ वाई टेंड्स टू 0, ये u यहाँ x की जगह 0 रखेंगे, y माइनस यू 0 0 अपॉन यहाँ y माइनस 0 आ जाएगा। अब u यहाँ पे भी अगर मैं u के अंदर x की जगह 0 रखूंगा तो ये तो 0 0 बनेगा, इसका मतलब लिमिट ऑफ y टेंड्स टू 0, ये बनेगा रूट ऑफ मोड ऑफ x की जगह 0 y माइनस 0 अपॉन y माइनस 0, तो ये इसका रिजल्ट भी 0 आया। अब मैं बात करता हूँ लिमिट ऑफ ये आपकी डेल v अपॉन डेल एक्स की बात करूंगा, तो डेल v अपॉन डेल एक्स की बात करूंगा, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 या v x 0 माइनस v 0 0 अपॉन x माइनस 0, तो यहाँ पे तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, vx तो ऑलरेडी 0 0 है, तो ऊपर तो आपकी 0 माइनस 0 ही आएगा अपॉन x इक्वल टू 0 आएगा। अतः आपकी यहाँ पे डेल u, अगर इसको मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 0 आएगा, डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू डेल v माइनस का डेल v अपॉन डेल x, क्योंकि मैं इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, यहाँ माइनस करूंगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस 0 आएगा, तो माइनस 0 तो इक्वल है इसके, तो ये भी आपके सेकेंड कंडीशन प्रूफ हो गई। अतः आपकी डेल यू अपॉन डेल एक्स, यहां पे था ये रहा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, कॉसी रीमान इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो आपकी कॉची रीमान समीकरण तो सेटिस्फाई हो गई। अब आपको ये बताना है कि ये एनालिटिक फंक्शन नहीं है। एक्चुअली में एनालिटिक फंक्शन यानी डिफरेंशियबिलिटी ही चेक करते हैं, क्या वो डिफरेंशियबल है या नहीं है। अगर ये डिफरेंशियबल नहीं होगा तो ये एनालिटिक फंक्शन होगा ही नहीं। तो अब हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू, ओरिजिन पे चेक करना तो जेड टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे जेड नॉट दे रखा है, तो एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड 0, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू 0, एफ जेड की वैल्यू तो यही रहेगी आपकी रूट ऑफ एक्स वाई मोड ऑफ, और माइनस का यहाँ पे अगर मैं z नॉट की बात करूं, ओरिजिन की बात करूं, तो यानी अगर यहाँ पे z टेंड्स टू 0 तो इसका मतलब x और y टेंड्स टू 0 0 आएगा, तो यहाँ 0 0 तो ये 0 ही आया, और यहाँ पे z माइनस z नॉट 0 आएगा। तो अब आपकी लिमिट बन गई लिमिट ऑफ z टेंड्स टू 0 मोड ऑफ x y अपॉन, यहाँ पे भी अगर मैं z को x प्लस आयटा y में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो ये बना। अब इसकी जो लिमिट हमें डिफरेंट पाथ पे अलग अलग पाथ पे लेनी है। अगर ये अलग अलग पाथ पे अलग अलग आ जाती हैं तो ये डिफरेंशियबल नहीं होगा, और अलग अलग पाथ पे अलग अलग सेम आती हैं तो ये क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा। डिफरेंशियबल है और ये कॉची रीमान को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपकी एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहला हम पाथ चूज करते हैं इसका, इसमें अलोंग एक्स एक्सिस करते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस अगर बात करेंगे तो y तो रख दो सीधा सा 0, तो यहाँ पे आएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, यहाँ y को 0 रखते ही ऊपर तो हो गया आपकी 0 अपॉन x और यहाँ पे प्लस 0 आ गया, इसका मतलब इसकी लिमिट आ गई 0।
और अगर एलॉन्ग वाई एक्सिस चेक करते हैं तो ये आपके x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ y टेंस टू 0, तो ये तो ऊपर 0 x प्लस यहाँ पे y x को 0 रखेंगे तो आयटा y आएगा, तो भी यही 0, मगर ये और ये तो सेम आ रहा है, एलॉन्ग x एक्सिस एलॉन्ग y एक्सिस तो सेम आ रहा है। हम कोई डिफरेंट पाथ लेते हैं और इससे, क्योंकि हमें डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पे ये नॉट एनालिटिक फंक्शन सिद्ध करना है, तो यहाँ पे ऐसा कोई पाथ चूज करो कि किसकी वैल्यू है जो इसके 0 0 की इक्वल नहीं आए, क्योंकि हमने एक्स के अलोंग 0 आ रहा है, इसके अलोंग 0 आ रहा है, तो कोई और पाथ लो जिसके इसके अलोंग 0 नहीं आना चाहिए। तो या तो यहाँ पे ले लो y इक्वल टू एक्स ले सकते हो, या तो आप y इक्वल टू एक्स ले लो, इसके अलोंग हम चेक कर लेंगे, या आप y इक्वल टू एम एक्स के अलोंग चेक कर लो, किसी दोनों के सापेक्ष करो, या तो y इक्वल टू एक्स के सापेक्ष चेक कर लो या y इक्वल टू एम एक्स के सापेक्ष चेक कर लो। तो मैं दोनों के सापेक्ष चेक कर लेता हूँ। तो पहले मैं y अलोंग y इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे लिमिट बन जाएगी x टेंस टू 0, ये आपकी एफ डैश z आएगा, ये एफ डैश z आया और ये भी आपके एफ डैश z आया। तो एफ यहाँ 0 0 आ रहा है, यहाँ इसके अलोंग करते हैं y इक्वल टू एक्स के अलोंग करेंगे तो y की जगह x रखेंगे, तो ये रूट ऑफ मोड ऑफ x अपॉन x प्लस आयटा, y की जगह हम आयटा x रखेंगे, तो यहां से तो आपके लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, ये तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर का मोड x स्क्वायर, तो बाहर आते ही ये x बनेगा, और यहां से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बनेगा 1 प्लस आयटा, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट 1 प्लस आयटा आ रहा है, यानी यहाँ 0 0 आ रहा है, यहाँ डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, अतः ये डिफरेंशिएबल तो नहीं है। हमारे एक कोने से भी चेक हो गया कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब ये एनालिटिक फंक्शन नहीं है। तो मैंने तो ये y इक्वल टू एक्स के सापेक्ष अगर चेक कर लिया, आपकी मर्जी हो तो इसके सापेक्ष कर लो, ये मैं एक एक्स्ट्रा करके ही बता रहा हूँ, बाकी करने की जरूरत नहीं है, मगर मैं एक्स्ट्रा करके बता रहा हूँ। अगर इसकी अलोंग करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश z इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, ये आएगा मोड ऑफ x इंटू एम एक्स, तो यहाँ पे इंटू एम एक्स अपॉन यहाँ पे आ जाएगा x प्लस आयटा एम एक्स, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x ऊपर आएगा रूट ऑफ ये अपॉन यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस आयटा, x कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0, तो इसकी वैल्यू आई मोड ऑफ m अपॉन 1 प्लस आयटा, जो कि डिफरेंट आ रहा है यहाँ पे, और ये डिफरेंट आ रहा है, तो यहाँ पे भी डिफरेंट आ रहा है। सो hence of z equal to mode of x y satisfy Cauchy Riemann equation but not analytic function at origin। तो ये आपके प्रूफ हो गया।